शेयर मार्केट को राज नहीं आया है ये बजट। 1100 पॉइंट विजय त्रिवेदी जी घट गया है मार्केट। लेकिन ये बताइए कि कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म पे कहा है कि 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर देंगे सीमा, और टैक्स दर भी 10 से 12.5% की है, और कुछ जगहों पर शॉर्ट टर्म टैक्स जो है 20% कर दिया। अब हालांकि मार्केट ने कुछ रिकवरी की है, पहले 1100 पॉइंट डाउन हो गया था, अब 600 पॉइंट डाउन है अभी जो ताजा इमीडिएट एक इफेक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे लगता है कि रिकवर करेगा, क्योंकि खासतौर से ये जो रोजगार है वो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है। यदि इंटर्नशिप भी वहाँ पर हो रही है, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मुद्रा लोन की भी जो सीमा बढ़ाई गई है 10 लाख से 20 लाख की गई है, वो मुझे लगता है एक जो हो सकता है इंडियन इंडस्ट्री को शायद कम पसंद आया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स को 5% कम किया गया है फॉरेन कंपनीज के लिए। तो क्या वो उनको रास आता है कि नहीं आता कि भाई दूसरे बड़े लोग यहाँ आकर उनके काम में दखल देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा। कैपिटल गेन का भी बड़ा फायदा होने वाला है हमारे देश को भी और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी। सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है, जैसे समीर जी भी जिक्र कर रहे थे 2024 के, उसमें एक और फैक्टर है, आदिवासियों को लेकर सरकार ने बड़ा फोकस किया है, क्योंकि पिछले चुनावों में ट्राइबल जो वोट था, आदिवासियों का जो वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी से खिसका है, और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें झारखंड और महाराष्ट्र में खासतौर से ट्राइबल का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी वहाँ पर फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर पे मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और उस पर काम किया गया है, लेकिन फिर भी किसानों की आय को दुगना करना जो फिर से सरकार की योजना, इसमें विपक्ष का सम्मान निधि का भी कोई जिक्र नहीं है ना, सम्मान निधि को भी बढ़ाने का बढ़ाया 6,000 से 8,000 करने की बात ही नहीं बढ़ाई, वो भी नहीं बढ़ाई गई है। तो उस पर क्या काम किया गया है, सरकार ने क्या सोचा है, किस तरह से वित्त मंत्री सोच रही हैं, ये एक बड़ी क्या डायरेक्ट फायदा दिख रहा है। इसमें एक बात जो लग रही है कि जो विपक्ष बार बार सरकार पे आरोप लगाता रहा कि सूट-बूट की सरकार है ये, वो पैसे वालों की सरकार है, तो सरकार ने मुझे लगता है कि इससे निकलने की कोशिश, विपक्ष सरकार की छवि बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये उद्योग घरानों की फ्रेंडली सरकार है, ये सूट-बूट की सरकार है, घरानों को जाती है, गरीबों के लिए सरकार के पास कोई पैसा रहता नहीं है। मुझे लग रहा है इस पूरे बजट के अंदर सरकार ने बताने की कोशिश की है कि देश की आम जनता का बजट है। तो आपने तोड़ दिया। अब मैं अगर किसानों के लिहाज से समझूं, युवाओं के लिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि आपने युवाओं को इतनी सारी नौकरियां दे दी हैं, लेकिन किसानों को क्या डायरेक्ट बेनिफिट ये सरकार इस बजट से दे रही है? मुझे लगता है कि किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा घोषणा इन्होंने नहीं की है मोदी सरकार ने। जैसे पहले कहा था कि 5 साल में आय दुगनी कर देंगे, और तमाम तरह की किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, किसानों को तमाम तरह की सब्सिडी दी गई थी, यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी गई थी। मुझे लग रहा है कि इस बार कोई ऐसी बड़ी घोषणा किसानों को लेकर अभी सरकार ने नहीं की है, लेकिन बाकी जो सरकार ने जो दूसरी घोषणाएं की है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ अभी जुड़ती है। जैसे गरीबों के लिए मकान है, मजदूरों के लिए मकान है, किसानों के लिए भी घर की योजना पिछली बार एमएसपी का भी कोई जिक्र नहीं है ना। एमएसपी का जो सबसे बड़ी चीज थी कि भाई एमएसपी को लेकर सरकार पिछले एक महीने में काफी घोषणाएं कर चुकी है, घोषणाएं कर ली, लेकिन एमएसपी को डबल करने की बात या एमएसपी को लीगल गारंटी की बात, उस पर तो वैसे भी सरकार कुछ काम नहीं किया, लेकिन क्या कुछ फसलों को ऐसा चल रहा था कि कुछ फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी की गारंटी संकल्प पत्र में था ये भी, इस बात को जिक्र करेगी। और कंटिन्यूटी में एक चीज और जोड़ी गई है, जैसे कहा गया कि मजदूरों के लिए आवास का एक बड़ा काम किया गया, खासतौर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, कि वहां पर मजदूरों के लिए डॉर्मेट्रीज भी बनाई जाएं और मजदूरों के लिए नई आवास योजना की। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है अभी जो चल रही है वो और इसमें क्या फ़र्क होगा, क्योंकि वो भी मजदूरी होते हैं जो पीएम आवास योजना में भी घर ले रहे हैं, तो उसमें और इसको कैसे वो क्लासीफाई कर रहे हैं, या कंटिन्यूटी है या इसको एडिशनल माना जाए जो पीएम आवास योजना और पीएमओ के जो मजदूरों के लिए जो नई आवास योजना शुरू की गई है। लेकिन वो भी एक बड़ा काम है और वो भी इंडस्ट्री को मदद करता है यदि डॉर्मेट्रीज भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर जो है माइग्रेट होकर आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, और उनके रहने ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो यदि वहाँ पर भी डॉर्मेट्रीज बनाई जा रही है तो वो भी एक इंडस्ट्री की मदद का काम करेगा मजदूरों के साथ साथ। जी अवधेश जी, अगर इसी बात को आगे ले जाएं कि इकोनॉमिक सर्वे जब आया था तो लग रहा था कि कृषि एक बार फिर से इंडस्ट्री के साथ साथ कृषि पर फोकस जो है वो इस बजट में दिखेगा। जब आपने किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं के ऐलान को सुना तो आपको लगता है इज इट इनफ? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल देखना पड़ेगा, देश में एक बैलेंस की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि एग्रीकल्चर में किसानों की आय बढ़े, गांव इसमें जैसे ग्रामीण रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वो आप देखेंगे उसमें सड़कों का है, एमएसएमई खासकर जो आया है, एमएसएमई को जो बढ़ावा दिया गया है उसके लिए जो फंड का एलोकेशन है, बाकी चीज़ें की गई है। तो एमएसएमई को आप एग्रीकल्चर से अलग करके नहीं देख सकते। बहुत सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाना, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, बाकी उसमें एमएसएमई में आते हैं। तो एग्रीकल्चर की घोषणाओं में जैसे 109 फसलों पर
ऊपर विशेष जोर है, जो लोन की है उसको बढ़ाया गया है। फिर वो कुछ जिलों में बताया कि इतने जिलों में स्पेशल फोकस करके रिसर्च करके वो चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो ये नई घोषणाएं जितनी हो गई है उसके आगे की बातें हैं कि जो 10 सालों का अनुभव सरकार का रहा है, खासकर जो कोरोना के काल में, कि अगर हमारी रूरल इकोनॉमी सशक्त नहीं होती तो हम बाकी दुनिया की तरह ही हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई होती। तो हमारी रूरल इकोनॉमी में हमको बहुत कुछ संभाला है, इसके लिए काफ़ी कुछ किया गया है। अब जैसे रोजगार की बात आ रही है, तो रोजगार सृजन में जब आप देखेंगे कि जो मुद्रा योजना लोन है 10 लाख से बढ़ाकर आपने 20 लाख कर दिया है, तो मुद्रा लोन का मतलब वो केवल शहर में नहीं है। उस मुद्रा लोन के लिए स्पेशल बैंकों को दिया गया है परमिशन। बैंकों के लिए पहले से बताया कि बैंकों को पहले से हम बात कर रहे हैं और वो बैंक जो है वहाँ काम करेंगे। एमएसएमई सीडबी की नई शाखाएं खोली जाएंगी। तो एग्रीकल्चर को सिंचाई परियोजनाओं की बहुत सारी घोषणाएं हैं इसमें। जैसे आंध्र प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं उसमें सिंचाई परियोजनाओं की भी घोषणा है, या बिहार में जो गंगा से जुड़ी योजनाएं हैं। तो इन सबको एग्रीकल्चर से अलग करके नहीं दे सकते हैं कि बिल्कुल अलग से है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो एक संतुलित बजट है जिसमें किसान, युवाओं, इंडस्ट्री मतलब व्यापार, इंडस्ट्री, साथ ही फॉर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्किल सबको लिया गया है। साथ ही हमारी विरासत जो है, हमारी संस्कृति, उसका ध्यान, सबका एक मिला करके एक संतुलित बजट बनाने की कोशिश है। किसी सेक्टर को आप अलग करके नहीं देख रहे, सबको मिलाकर देखना होगा, मेडिकल सेक्टर पर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे मेडिकल सेक्टर पर कोई बहुत केवल मिसिंग है इसमें, केवल कैंसर की। और डिफेंस भी है। डिफेंस में तो एक जो काम चल रहा है रेगुलर, उसको सरकार बजट को कम नहीं कर सकती और वो चला रही है। लेकिन मेडिकल सेक्टर जो आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ है, उस योजना पर कोई काम इसमें नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे मेडिकल एजुकेशन को या मेडिकल सिस्टम को हम ठीक करें। कैंसर मेडिसिन सस्ता होना तो बहुत छोटा काम है, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं। चाह रहे थे डायग्नोस्टिक की दिशा में, डायग्नोस्टिक की दिशा में काम, रूरल हेल्थ पर जो काम होना चाहिए वो काम अभी भी नहीं हो रहा है हमारा, उस पर बड़ा फोकस। अभी देखो बजट जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, किरण रिजिजू जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं बजट के बाद, जरा वो सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, ये एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का होगा। तो अखिलेश यादव को बजट कैसा लगा, जरा सुन लेते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो देखिए, जो अपना पीडीए वाला एंगल है वो सेट करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। इसमें भी बेरोजगारी पर तो सरकार ने ठीक ठाक ऐलान किए हैं। हाँ, किसान वाली बात जो कह रहे थे अखिलेश यादव, वो जरा मिसिंग नजर आया है। अब यही समझें कि
बजट तो कैसा भी हो, विपक्ष को तो यही बोलना था जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं विजय जी। वो तो पहले बजट से पहले बोल गए थे अखिलेश जी। देखिए, तो विपक्ष को बजट पसंद आ जाए तो वो कैसी बात है, बजट समझने की भी कोशिश और इसमें नहीं की। विपक्ष को पार्टी से मत जोड़िए, जोड़िए। विपक्ष को पार्टी से मत जोड़िए। जो विपक्ष में पार्टी है वो ऐसे ही बोलती है, इसलिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो अखिलेश जी कह रहे हैं आरक्षण की बात, वो तो केशव मौर्य जी भी कह रहे हैं। केशव मौर्य जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। केशव मौर्य जी ने तो चिट्ठी भी लिख दी है हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हाँ, आरक्षण को लेकर।